सबसे पहले मैं आप प्रॉफिट लॉस में ये चार चीजें होती हैं, ये चार ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुत जिक्र होता है, बहुत ज्यादा जिक्र होता है, हर सवाल में इनका जिक्र होगा। तो पहले मैं इनका मतलब समझा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस, जिसे क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं, यह वह मूल्य होता है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसे लागत मूल्य भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, यही होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है वह मूल्य जिस गलत लिख दिया मैंने, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, बेची ना जाए, खरीदी खरीदी खरीदी। ठीक है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे कह क्रय मूल्य कहते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए, बेची जाए, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। और वह वस्तु जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य होता है वस्तु पर अंकित मूल्य। खत्म कहानी, बड़ा आसान सा है। वस्तु पर बेचने के लिए दर्ज, ठीक है, वस्तु पर बेचने के लिए दर्ज मूल्य उसे अंकित मूल्य कहेंगे। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। लागत मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। जैसे आपने देखा होगा, आप पेन लेने गए तो पेन पे लिखा हुआ है 12 रुपए, तो आप कहोगे कितने का है भाई साहब? वह 10 रुपए का है भाई साहब। यानी 2 रुपए का उसने क्या कह दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो 12 रुपए क्या थे? 12 रुपए थे आपके मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। और 10 रुपए में आपने पेन खरीदा तो 10 रुपए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। लाभ हानि बट्टा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सामान्यतः सबको पता ही होता है। लाभ मतलब फायदा। आपको लाभ और हानि तो सबको बचपन से ही पता होती है कि लाभ और हानि। छोटे बच्चे के सामने से भी एक बिस्कुट ले लोगे तो चीखने लगता है, उसे भी इस बात का एहसास होता है हानि हो गई। ठीक है, तो लाभ और हानि जो है वो तो हम बचपन से ही समझते आ रहे हैं। बट्टा का मतलब होता है छूट दे देना। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे। गौरव गोविंद कह रहे हैं सर टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं मिलता। बेटा देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर जो ये ग्रुप बनाया गया है वो बनाया गया है कि आप जो क्वेश्चन भेजें, मतलब उसमें सभी बच्चे एक दूसरे की हेल्प करें। लेकिन आपका बैच एक ऐसा अलहदा बैच है जिसमें आप क्वेश्चन भेजते हो तो दूसरे उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, फिर भी वो सॉल्यूशन नहीं भेजते हैं। अब क्यों नहीं भेजते हैं वो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते हैं आप लोग? करनी चाहिए हेल्प। दूसरी चीज़ ये है कि सारे टीचर्स अपनी क्लासेस में एंगेज रहते हैं, जब भी फ्री होता है तो टेलीग्राम पर वो रिप्लाई कर ही देते हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ टेलीग्राम पे रिप्लाई करें। अगर सिर्फ 24 घंटे टेलीग्राम पे रिप्लाई करने लगे तो फिर आपकी क्लास का जो कंटेंट है, उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी। फिर तो रैंडमली कहीं से भी 10 सवाल उठा के सीधे टीचर पढ़ाने आ जाएगा, क्लास के शुरू होने से 10 मिनट पहले, कोई समय नहीं मिलेगा। तो सभी क्लासेस को भी देखना होता है। पर यह है कि टेलीग्राम पर सारे मैसेजेस एक बार सभी टीचर्स को रीड करने चाहिए। ठीक है, मुझे भी करने चाहिए, ये बात आपकी सहमत हूँ मैं इससे। तो आपके जो मैसेजेस है वो रीड भी करता हूँ, कई बार मैसेज रह भी जाते हैं तो उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। ठीक है, लेकिन जो मैसेजेस ऐसे हैं जो जिनको मैं तुरंत रेस्पॉन्स कर सकता हूँ तो उनको रेस्पॉन्स कर ही देता हूँ। बाकी आज भी मैं बैठूंगा क्लास के बाद। एक दो दिन से थोड़ी सी मेरी टेलीग्राम पर कम हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंगेज हो गया हूँ मैं कई चीज़ों में, तो इस वजह से तो थोड़ा समय दूंगा उधर भी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधे सवालों पर। ठीक है बेटा, वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए होती है और यहाँ पर हम जो अपना सिलेबस है उसके हिसाब से चलेंगे, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। चलो, वर्कशीट कहाँ पर मिलेगी? वर्कशीट ऐप पर मिलेगी। अब सीधे थोड़ा सा बेटा पढ़ लेते हैं, पता चलेगी बातों में ही केवल 10 से 5 सवाल ही हो पाए तो फिर ऐसी बातों से क्या फायदा है। पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर लास्ट के 10 मिनट में आपके कमेंट ले लूंगा। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आखिरी 10 मिनट तक, यानी 4:50 तक हमारे सारे आज के सवाल हो जाएं। लास्ट के 5-10 मिनट में मैं आपसे बातें कर लूंगा। अभी बातें मत करो, अभी पढ़ाई कर लो, अभी पढ़ाई कर लो, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, बातें करोगे नुकसान होता है बहुत। देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बेटा टाइप 1 का सवाल है। टाइप 1 का क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे किया जाएगा, जिसमें कोई ज्यादा घुमाव फिराव नहीं होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः दो फॉर्मूले होते हैं, एसपी बराबर सी मल्टीप्लाई एसपी बराबर सीपी 100 + प्रॉफिट % डिवाइड बाई 100, और सीपी बराबर होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 + प्रॉफिट %। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन मैं आपसे कह नहीं रहा हूं कि इन फॉर्मूलाज को आप याद करो। ठीक है, पर ये दो फॉर्मूलाज, मतलब मैं आपको पूरा प्रॉफिट लॉस चैप्टर विदाउट फॉर्मूला पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पर कई जगह फॉर्मूला बताने भी पड़ेंगे। पर हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूलाज के विदाउट विदाउट फॉर्मूला ही मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें इतने फॉर्मूला होते हैं कि वो पेपर में बच्चा याद नहीं रख पाता। तो लॉजिक से ही करें सारे सवाल तो ज्यादा बेटर है। यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का फायदा होता है,
तो वस्तु की लागत कीमत क्या है, लागत, लागत मतलब क्रय मूल्य क्या है, जहां भी क्रय मूल्य होगा वहां मैं सीपी लिखूंगा, यानी वह मूल्य जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे सीपी कहते हैं। ठीक है, तो सीपी पूछ रहा है, एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो आपको क्या करना है, जो भी एसपी दिया है उसमें 100 से गुणा कर देनी है, और बट्टे में जो प्रॉफिट परसेंट है उसको 100 में जोड़ के भाग लगा देना है। ठीक है, तो भी अब प्रॉफिट परसेंट है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होती तो 100 में से उसे घटा देते। मतलब हमने क्या किया, हमने यही किया, सीपी कैसे निकलता है, एसपी गुणा 100 बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यानी कि जो भी आपका एसपी है, जो भी सेलिंग प्राइस है, उसमें 100 से गुणा करके बट्टे में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में उस प्रॉफिट परसेंट को जोड़ के भाग लगा दो। ठीक है, देखो, 0 से 0 कट गया, 4 से 12 कटेगा 3 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 3 से 39 कटेगा 13 बार, और 13 की गुणा 25 में करेंगे तो 325 आ जाएगा। ठीक है, तो 325 ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अभिराम कुमार, पिंटू, दशरथ, सब बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, टेलीग्राम पर मैंने डाल तो दी पीडीएफ, क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई किताब मत खरीदो, मत खरीदो, खरीदनी है खरीद लो, पर मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं तुम्हें दे दूंगा स्टडी मटेरियल, तो क्यों परेशान हो रहे हो, दे दिया नहीं है क्या मैंने, आज ही डाली है, आज ही मैंने परसेंटेज का डाल दिया, नंबर सिस्टम, लासापा मासापा सबकी पीडीएफ डाल तो दी मैंने ग्रुप में, वहां से उठा लो। एसपी को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, वह मूल्य जिस पे कोई वस्तु बेची जाती है उसको एसपी कहते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा, एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन। एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, यानी वह मूल्य जिस पर कोई चीज खरीदी जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे सीपी कहते हैं। 4800 में बेचा जा रहा है, तो कितने में बेचा जा रहा है 4800 में, तो 4800 गुणा 100। ठीक है, बट्टे, आप कह रहा है 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से 20 घटा कर 20 घटा देंगे, अगर लाभ होता तो 100 में 20 जोड़ देते, हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटा के 80। 0 से 0, 8 से 48 कटेगा 6 बार, एक जीरो था उसे भी ले लो, 60 की गुणा 100 में करेंगे तो 6000। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, मुझे नहीं मिली पीडीएफ, भाई मैंने किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं भेजी, मैंने ग्रुप में डाली है, सबको मिल गई उसमें। अब आपको नहीं मिली, अब इसके पीछे मैं क्या करूं बताओ, आपको नहीं मिली, क्यों नहीं मिलेगी आपको, सबको मिल गई, आपको नहीं मिली, मैंने ग्रुप में डाल दी, हो सकता है कि अ, मिल जाएगी, तुम कौन पता नहीं कहाँ देख रहे हो तुम, टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगी। वर्कशीट भी मैंने डाल दी, वो भी डाल दी, दोनों चीजें डाल दी, क्यों टेंशन लेते हो, तो पढ़ाई पर ध्यान दिया करो बेटा। देखना एक बच्चा कह रहा है क्लास रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं, सर्वे कर लिया तुमने तो। चलिए, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखा भाई, सभी बच्चों का सही आंसर है। अब बेटा एक बात समझना, जो पहले टाइप का सवाल था वो थोड़ा सा बदल के भी तो पूछा जा सकता है, सीधे सीधे तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, अब इसी बात को उसने घुमा के पूछ लिया। यदि एक साड़ी 1900 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। ठीक है, एक साड़ी 1900 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, तो वह कह रहा है 15% फायदे के लिए उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इफ द साड़ी कॉस्ट रुपी 1900, इफ द साड़ी सोल्ड इन रुपी, द सेलर सफर्स अ लॉस ऑफ 5%, एट व्हाट परसेंट शुड बी सेल द साड़ी टू अर्न 15% प्रॉफिट। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले 1900 रुपए में एक साड़ी को आप बेच रहे हो, जिससे कि 5% का नुकसान हो रहा है, यही तो कह रहा है। पहली वाली देखो, यहां तक देखो, सिर्फ यहां कॉमा लग रहा है ना, यानी एक बात, यहां तक पढ़ो। तो यहां तक तो आपको पता है कि कोई चीज अगर 1900 में बेची जाए 5% का नुकसान होता है, तो सीपी एक सेकंड में आप निकाल लेते हो। कैसे निकालते हो, जितना भी 19 जो भी संख्या बेची जा रही है, जिस भी कीमत पे बेचा जा रहा है, वो बेचने वाली कीमत में 100 से गुणा करके लाभ या हानि प्रतिशत को जोड़ या घटा देते हैं। जैसे हानि परसेंट है तो 100 में से 5 घटा दो तो 95 आ गया, 100 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा, 95। ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा सीपी। ये क्या निकल कर आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गई, ये पूरी कॉस्ट प्राइस, यानी कि इतने में वो चीज खरीदी गई थी। अब 15% फायदा निकालना है। ठीक है, तो अब 15% फायदा निकालना है, तो 100 में 15 जोड़कर गुणा कर दो, और बट्टे में 100, 100 से 100 कट गया, 5 से 15 कटेगा 19 बार, 5 से 115 कटेगा 23 बार, 19 से 1900 कटेगा 100 बार, 23 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2300, तो 2300 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
एक लाइन में आंसर आ जाएगा, दूसरी लाइन की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर रहा आपने, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है देखो ध्यान से समझो, कोई इसमें ट्रिक व्रिक नहीं लगा रहे, हम बस कॉन्सेप्ट ही लगा रहे हैं। देखो 1900 रुपये में कोई चीज बेची गई और उस पर 5% का नुकसान हुआ, तो 1900 में 100 से गुणा करके 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कि ये जो संख्या निकल कर आई है बीच वाली जो ब्रैकेट में है, ये आया क्रय मूल्य, यानी वो वस्तु हमने कितने में खरीदी। ठीक है, अब उसका हमने लाभ परसेंट निकाल दिया, लाभ परसेंट कितना था 15, तो उस क्रय मूल्य में 115 की गुणा कर दी, 100 से भाग लगा दिया, तो हमारा टोटल नया सेलिंग प्राइस निकल। ठीक है, देखो एक सेकंड दोबारा से बता देता हूँ, कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूजन में है, मुझे मालूम है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ। देखो अगर हम किताबी तरीके से करें तो किताब इस क्वेश्चन को कैसे करेगी, किताबी तरीके से समझ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दौड़ लगाने से बढ़िया है कि आराम से पढ़ो, पर समझ में आना चाहिए। किताबी तरीका से देखें, 1900 रुपये में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 1900 रुपये। हानि कितनी हो रही है बेटा, हानि हो रही है 5%, तो क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी 100 में से 5 घटा दो तो 95। ठीक है, यानी कि देखो 5 से 95 कटेगा 19 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 19 से 1900 कटेगा 100 बार, 100 की गुणा 20 में करेंगे तो 2000 रुपए का क्या निकल कर आ गया आपका क्रय मूल्य। अब आपको बताना है कि उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, अब वो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, ये तो क्रय मूल्य निकल के आ गया, अब सेलिंग प्राइस बताओ। तो क्रय मूल्य तो 2000 रुपया है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो सीपी का फॉर्मूला, सीपी कैसे निकलता है, एसपी गुणा 100 बट्टे 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कि विक्रय मूल्य में 100 से गुणा करके 100 में से हानि घटा दो, हानि प्रतिशत घटा दो, तो क्रय मूल्य निकल के आता है। और विक्रय मूल्य कैसे निकल कर आता है, सीपी 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड में 100। ये पहला सूत्र है, ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या आ गया, सीपी की जगह 2000, 100 में प्रॉफिट परसेंट कितना है 15 जोड़ा बट्टे का 100, तो ये कितना हो जाएगा 2000 गुणा 115 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 115 की गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 230, और एक जीरो था उसे भी, तो 2300 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन को करने का एक किताबी तरीका है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाई ट्रिक कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सिंपल सी बात है, जो 1900 दिया है उस 1900 में 100 से गुणा करके जो भी हानि परसेंट है उसको 100 में से घटा दो। ठीक है, 1900 में 100 से गुणा करके बट्टे में 100 में से 5% घटा के 95 लिख दो। ठीक है, एक हिस्सा यहां तक कॉमा तक, फिर गुणा। अब ये कह रहा है 15% लाभ, तो 100 में 15 जोड़ दो, बट्टे में 100, 100 से 100 कट गया, सॉल्व कर दो भाई, ये कटेगा 19 बार, ये कटेगा 23 बार, ये कटेगा 100 बार, तो आपका 2300 आपके सवाल का आंसर आ गया, एक लाइन में आ गया। ठीक है, दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। बुक कौन सी लेनी है बेटा, बुक झारखंड पुलिस की ले लो, अच्छी किताबें हैं। और अगर आप बुक लेने के इच्छुक नहीं हो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पे मैं हमारी रोजगार विद अंकित की किताबें वहां डाल दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ के कंटेंट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके ई बुक ले ली है, उस ई बुक के चैप्टर उन्होंने मुझे चैप्टर वाइज दी है ई बुक, तो वो चैप्टर वाइज मैं अपने आप ही डाल दूंगा। एक साथ सारे चैप्टर इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे स्टूडेंट के दिमाग की मालूम है, उसकी इच्छा ये होती है कि सब मिल जाए, पढ़ूं कुछ नहीं, सब भर लेगा वो अपने कंप्यूटर में मोबाइल में, फिर पढ़ेगा कुछ नहीं, इसलिए मैं वही चीज दूंगा और उस चीज का मैं हिसाब किताब रखूंगा कि मैंने एक चैप्टर भेजा परसेंटेज का, तो उसमें पूछूंगा कितने सवाल निकाले। ठीक है, तो ऐसे आपको मैं आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से लेके चलूंगा। एक साथ दे दो 20 किताबें, 20 किताबें रख लेंगे, पढ़ेंगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं। एक किताब को 5 बार पढ़ो, 5 किताब को एक बार मत पढ़ो, अगर जीवन में सफल होना है तो। अब यह सवाल है, एक वस्तु को 18,450 रुपए का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी और भी जगह नजरें हैं, कहीं भी मुझे झारखंड पुलिस का स्टडी मटेरियल मिलेगा, बढ़िया स्टडी मटेरियल। ठीक है, ऐसे तो मुझ पर हजारों किताबें हैं मैथ की, लेकिन जो आपके एग्जाम को सूट करती है मैं वही किताबें ही आपको शेयर करूंगा। तो अपने आप मैं डालता रहूंगा स्टडी मटेरियल, आप चाहो तो मार्केट से झारखंड की किताब खरीद सकते हो, बाकी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूंगा अपने स्तर से। ठीक है, परेशान मत हो। ये सवाल देखो, एक वस्तु को 18,450 रुपए का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 18,450 गुणा 100, 50% की हानि होती है तो 100 में से 50 घटा दोगे तो 50 से भाग लगा दो। ठीक है, फिर गुणा, अब 50% का फायदा हो रहा है तो 100 में 50 जोड़ दो तो 150 बट्टे का 100, ये 100 से ये 100 कट गया, 50 से 150 कटेगा 3 बार, और अगर आप 18,450 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 55,350।
ऑप्शन नंबर सी 55,350 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, 55,350 सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, प्रदीप कुमार कन्नौजिया। मनीष राजपूत कह रहे हैं कि आप दिल से एफर्ट लगा रहे हो हम लोगों के लिए, धन्यवाद। बेटा मैं एफर्ट थोड़ी लगा रहा हूँ, और ये कोई धन्यवाद वाली बात थोड़ी है, तो मेरा काम है। ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता रहो, चौका मारने के बाद लोग उससे कहें क्या चौका मारा है, और तेंदुलकर भूल जाए कि आहा मैं तो महान खिलाड़ी हूँ। अरे तो काम है भाई मेरा। ठीक है, आपका भी अपना काम होगा, आपके भी पिताजी कोई काम करते होंगे, तो वो भी तो, अब वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, बस हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से, आपके पिताजी आपके लिए हीरो क्यों हैं? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। तो हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, बस यही फोकस है। और थोड़ा सा टेलीग्राम पे मैं रिप्लाई कम कर पा रहा हूँ, वो चीज़ मेरे दिमाग में है, उसको भी दूंगा समय, जरूरी है थोड़ा सा। और आप लोगों से एक जूम मीटिंग भी करनी है, मुझे बातचीत करनी है आप लोगों से फेस टू फेस। तो भी देखते हैं, प्लान करें, क्योंकि जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ तो होती थी, अब यहाँ हो पाए या नहीं देखनी पड़ेगी, एक बार बात करनी। ठीक है जी, चलो दो हानि वाला भी आएगा बेटा, दो हानि वाला भी आएगा, आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, देखने में लंबा चौड़ा सा है पर बहुत सरल सवाल है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल 70.75 रुपए किलोग्राम की दर से खरीदा। मतलब एक व्यक्ति, एक दुकानदार कहीं गया, किसी मॉल में गया, उसने देखा कि बासमती राइस, चावल के प्रकार होते हैं, तो ये बासमती राइस जो है 70 रुपए किलो के हिसाब से है, और दूसरा बासमती राइस 70.75 रुपए के हिसाब से। उसे 50 किलो चावल चाहिए थे। तो उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने पहले 30 किलो चावल खरीद लिए 70 रुपए के हिसाब से। तो 30 गुणा 70 यानी 2100 रुपये उसने दे दिए। फिर उसने 20 किलो चावल, ये क्या है, पहले है मात्रा, दूसरी है कीमत। मात्रा गुणा कीमत बराबर क्या होता है, खर्चा। वही वाली बात है, कीमत गुणा खपत बराबर खर्चा। तो उसने 20 किलो चावल खरीदे 70.75 के हिसाब से। ठीक है, अब देखो 20 की गुणा 70.75 में करनी है तो कितना आएगा। ठीक है, देखो ये जीरो हट जाएगा, ये जीरो हटते ही ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी जो पॉइंट 0 और 7 के बीच में था, ये 7 और 5 के बीच में आ जाएगा। अब आपको 707.5 का डबल करना है, तो ये कितना होता है, 1415। ठीक है, यानी कि टोटल आपने कितना रुपया, 3,515 रुपए का उस दुकानदार ने मॉल वाले को दिए, 3,515 रुपए। और वह 30 और 20 टोटल 50 किलो चावल खरीद लाया। ये क्या है, 3,515 खरीदी गई कीमत। अब बेची गई कीमत निकालो। अब उसने क्या किया, वह दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है, यानी 20 और 30 टोटल 50 किलो चावल को वह 80 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, 50 किलो चावल को 80 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेच देता है। देखो इस जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 805 की गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा बेटा 4025। यानी कि वह 3,515 रुपए का सामान खरीद के लाया, 4025 रुपए में उसने बेच दिया। तो कुल उसको लाभ कितना हुआ, लाभ। लाभ बराबर क्या होता है भाई, आपने बेची गई कीमत में से खरीदी गई कीमत घटा दोगे, लाभ आ जाएगा। यानी कि अगर 4025 में से 3,515 घटा दोगे तो 510 आ जाएगा, जो क्या है, लाभ। ठीक है, सर हम टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, हमको पीडीएफ चाहिए। बेटा टेलीग्राम पर ही पीडीएफ मिल पाएगी, दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये है, मैं हालांकि सोच रहा था दोपहर में कि सारी पीडीएफ एक बार उस पर डलवा दूं मैं, ऐप पर ही। तो एक बार बात करनी पड़ेगी उस बारे में, मैंने अभी बात करी नहीं है। अभी मैंने सोचा था दोपहर में कि टेलीग्राम के साथ साथ में ऐप पे भी डलवा दूं पीडीएफ। ठीक है कि एक बार मैं बात कर लूंगा, जो हमारे सर हैं जो डालते हैं सारा काम करते हैं, उनसे मैं बात कर लूंगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक बार मैं बात करूंगा, और आज निश्चित रूप से बात करूंगा। ठीक है, तो 510 रुपये इसका हो जाएगा। ठीक है, 510 रुपये। तो सेलिंग प्राइस है 4,025, कॉस्ट प्राइस है 3,515, दोनों का अंतर कितना है, 510। यही हमारे सवाल का उत्तर का ऑप्शन नंबर। दोबारा बता दूं, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो। देखो बेटा 30 किलो चावल खरीदे 70 के हिसाब से, तो 2100 रुपये खर्च हो गए। फिर उसने 20 किलो चावल खरीदे 70 रुपये 75 पैसे के हिसाब से, तो उसके 1415 रुपये खर्च। टोटल कितना खर्चा हुआ, दोनों का जोड़ा 3,500। बड़ा चालू था वो। उसने टोटल 30 और 20 50 किलो चावल 80 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेच दिया, यानी 50 गुणा 80.5 4,025 रुपये में उसने बेच दिए 3,515 रुपये के चावल। तो 510 रुपये की तो फायदा हो गया। ठीक है, हाँ ऐप पर डाल देंगे बेटा, देख लेंगे ऐप पर। ऐप पे डालने पे वैसे मुझे तो लगता नहीं है कोई दिक्कत होनी चाहिए। ऐप पर डालने पे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो, एक अलग से फोल्डर बना के ऐप पे डाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
बेटा क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताया तो था, दोबारा से पूजा जो है बताया था, अभी एक बार दोबारा से देख लो बेटा, फिर मेरे क्वेश्चन कहाँ, मैं 4-5 ही क्वेश्चन कराऊंगा, अभी पहले पढ़ लो ढंग से। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है। 30 किलो चावल खरीदे उसने 70 रुपए के हिसाब से। 30 किलो चावल खरीदे 70 रुपए 75 पैसे के हिसाब से, ठीक है। 30 गुणा 70 2100, 20 गुणा 70 रुपए 75 पैसे यानी कि 1415 रुपए। 2100 और 1415 3515 रुपए। और आपने उसने टोटल 50 किलो चावल 80 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बेच दिए। 50 गुणा 80.50 रुपए यानी कि 4000 समथिंग आया था कुछ। इन दोनों का अंतर निकाल दिया, 510 रुपए आ गया, यही सवाल का उत्तर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों। ये टाइप 2 का सवाल था, ये भी टाइप 2 में डाल दो। ये टाइप ये थोड़ा सा इनको टाइप 3 में रख सकते हैं। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, ये दोनों एक जैसे हैं। हाँ हाँ, देखो सवाल नंबर 6 को देखो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, एक टेप रिकॉर्डर 10% के फायदे पर 935 रुपए में बेचा जाता है। यदि यह 835 रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होगी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले सवाल नंबर 1 में ही बताया था कि सीपी कैसे निकलता है, यानी वह कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह कैसे निकलता है। वह ऐसे निकलता है कि जिस भी कीमत पर कोई वस्तु बेची जाए उस कीमत को लिख लो, उसमें 100 से गुणा करके भाग लगा दो। जो भी लाभ या हानि हुई है, लाभ हुआ है तो 100 में लाभ को जोड़ दो, हानि हुई है तो 100 में से हानि घटा दो, लाभ हुआ है तो 100 में 10 को जोड़ के 110 से भाग लगा दो। 0 से 0 कट गया, 11 का भाग लगाओगे 11 अट्ठे 88, 11 का भाग 93 में लगाओगे 8 बार जाएगा, 11 अट्ठे 88, 93 में से 88 गया 5 बचा, 11 पंजे 55, 85 की गुणा 10 में करेंगे तो 850, यानी कि आपने 850 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी। अब उसे बेच कितने में रहे हो? 835 रुपए। बेच कितने में रहे हो? 835, तो कितने का नुकसान हो गया? 15 रुपए का नुकसान हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी 15 रुपए। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा बेटा? 15 इज द राइट आंसर, बहुत शानदार। ठीक है, तेजी से सभी साथी आंसर देंगे। ठीक है, 15 बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन का, 15 इज द राइट आंसर। वर्कशीट बेटा, वर्कशीट कहाँ मिलेगी? वर्कशीट में आपको बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स के एंड में मिलती है वर्कशीट। जैसे मैंने ये क्लास पढ़ा दी, तो पढ़ाने के बाद इस क्लास में जो मैंने बोर्ड पीडीएफ है ये भी दी जाएगी, और साथ में एक हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स, पहले हम हैंड रिटन नोट्स ही देते थे, फिर टीचर्स ने सोचा चलो बच्चों को पीडीएफ भी दे दो। वैसे पीडीएफ की कोई जरूरत है नहीं आपको, जब हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं तो, लेकिन कई बार हैंड रिटन नोट्स में एरर होती है, इसलिए आप पीडीएफ भी दे दो। ठीक है, तो पीडीएफ आपको दे दी गई, तो जो हैंड रिटन नोट्स वाली पीडीएफ होगी उसी के एंड में मिल जाएंगे आपको वर्कशीट। ठीक है, वैसे मैं आपको एक पूरी किताब का चैप्टर डाल दूंगा, आप चाहो तो वर्कशीट कर लो, चाहे तो उस किताब के चैप्टर को कर लो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों से एक ही फायदा होगा। इस सवाल को देखिए, सवाल नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है पर ट्रिकी है। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले और सही जवाब देगा। ठीक है, आप करोगे इस क्वेश्चन को, मेरी नजर बस बोर्ड पे रहेगी, स्क्रीन पर कौन सबसे पहले जवाब देता है। सभी साथी ट्राई करेंगे तेजी से। हाँ देखो, एक बच्चे ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, सर कैसे पता करेंगे कि सीपी है कि एसपी है? देखो बेटा, एक बात समझो, वह क्या कह रहा है, एक टेप रिकॉर्डर 10% के फायदे पर 935 में बेचा जाता है। ठीक है, तो ये जो 935 रुपए बेचने वाली कीमत है, तो जाहिर सी बात है कि एसपी है। जब एसपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि ना सीपी निकालनी पड़ेगी आपको, सीपी नहीं दे रखा, आप वही तो निकालोगे जो दिया नहीं है, तो सीपी निकालनी है, इसलिए मैंने सीपी निकाली। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। आपकी इच्छा है कीर्ति, लेना चाहो आप किताब ले लो, पर मैं आपको अपनी तरफ से अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा आप किताब मत लो, पर मैं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल होगा, जो मुझसे हेल्प बनती होगी मैं कर दूंगा बिना आपके कहे। 150 से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें, मतलब कोई किताब, एक आदमी किताब लेने गया और उसने ऐसे किताब खरीदी जो 150 से 300 तक के रेंज के बीच में थी। मतलब कुछ किताबें उसने 150 की खरीदी, कुछ 155 की खरीदी, कुछ 160 की, मतलब सबसे सस्ती किताब उसने 150 रुपए की खरीदी, और सबसे महंगी किताब उसने 300 रुपए की खरीदी। ठीक है, 150 से 300 के बीच खरीदी। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो वो बड़ा चालू था, उसने 250 से 350 के बीच किताबें सेल कर दी। जब बेचने की बारी आई तो उसने सारी किताबें 250 से 350 के बीच में बेची। तो उससे क्या कह रहा है, संभावित अधिकतम संभावित लाभ बताओ, यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिट बताओ कब होगा। एक बात बताओ मेरे साथियों, एक आदमी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब वह सबसे महंगी कीमत पर बेचे और सबसे सस्ती कीमत पे खरीदे। तो 350 में से 150 घटा दोगे तो 200 ही तो आ जाएगा।
350 में से 150 घटा दोगे तो 200 आ जाएगा, यानी कि एक किताब पर वो सबसे ज्यादा फायदा अगर उठा सकता है तो वो 200 रुपए का मुनाफा उठा सकता है। सबसे महंगा बेचे, सबसे सस्ता खरीदे, 350 में बेचे, 150 में खरीदे, तो एक किताब पे वो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का मुनाफा कमा सकता है। और वह मुनाफा कितनी किताबों पर कमा रहा है? 15 में। तो अगर एक किताब पर 200 रुपए का मुनाफा कमा रहा है तो 15 किताबों में कितना कमाएगा? 15 गुणा 200 यानी कि 4250। गलत है। ठीक है, बहुत से बच्चे पहला ऑप्शन मार के आ जाएंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपये है, 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया होता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? भाई साहब, यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, जोर देकर इस बात को कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को करके जाना। ये पेपर में आने वाला सवाल है, आने वाला, पूछे जाने वाले सवाल है ये। एक वस्तु का क्रय मूल्य 36। देखो इस सवाल में एक बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट लगेगी, ठीक है? चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, लिख लिख के दिन कॉपी पे 10 बार, भले ही रट लेना इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में पेपर में गलत कर आया तो मुझसे मत कहना, मैं पहले ही कह दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में। कोई भी किताब उठा लेना, देख लेना, अगर इस सवाल का आंसर एक लाइन में आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट लगेगी इस सवाल में, सिर्फ छोटी सी कॉन्सेप्ट। और मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में भी ये सवाल आया था, इसी तरह का सवाल था, मतलब डेटा अलग था, सवाल यही था। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, पुलिस के हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो क्रय मूल्य कितना है? 3600, तो सीपी की जगह रख दो 3600। 15% का फायदा हो रहा है, यानी कि 100 में 15 जोड़ दो, 115। 8% की छूट, यानी 100 में से 8 घटा दो, 92। एमपी पूछ रहा है तो एमपी की जगह एमपी रख दो। तो एमपी बराबर कितना हो गया? 3600 गुणा 115 बट्टे 92। 23 से 92 कटेगा 4 बार, 23 से 115 कटेगा 5 बार, 4 से 3600 कटेगा 900 बार, 900 की गुणा 5 में करेंगे तो 4500 इस सवाल का डायरेक्ट आंसर है। इससे बेहतरीन ट्रिक इस सवाल की कोई हो ही नहीं सकती, ये बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, और मैं और इस ट्रिक में भी और ट्रिक बता दूं, चलो इस ट्रिक से भी, इस ट्रिक में भी और ट्रिक निकाल दूं मैं, और शॉर्टकट कर दूं। देखो आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है एमपी, तो क्या करना, जो भी सीपी दिया है उस सीपी में गुणा कर देना जो भी लाभ परसेंट है उससे। जैसे 15% का लाभ है तो 100 में 15 जोड़कर सीपी में गुणा कर देना और बट्टे में लगा देना डिस्काउंट परसेंट। 8% का डिस्काउंट तो 100 में से 8 घटा के 92 से भाग लगा देना, सेम आंसर आ जाएगा, सेम। 900 गुणा 5 4500। ठीक है, क्या करना, सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का एक नंबर है इसमें, फ्री का। ठीक है, किताबें कैसे सॉल्व करती हैं, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, ये अब 3600 का पहले 15% निकालेगा, फिर 8% निकालेगा, फिर एसपी निकालेगा, फिर एमपी, इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन देते हैं यार। एक लाइन में सॉल्यूशन है इस सवाल का, एक लाइन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, अभी बहुत सारे सवाल कराने हैं, थोड़ी सी स्पीड आप भी बढ़ाइए, थोड़ी सी। ठीक है, वरना जो हमारे सामने बैठे हुए हैं देवेंद्र भाई स्ट्रीमर, ये 1 सेकंड लगती है इनको कहने में, सर टाइम हो गया, तो कौन बनेगा करोड़पति की तरह बिगुल बजा देते हैं। तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए आप भी। ठीक है, एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? साथियों, अभी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि जिस भी सवाल में अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और बट्टा, ये 4 चीजें नजर आ जाए, आंख मीच के, आंख बंद करके ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, सीपी बट्टे एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितना हो रहा है? 40, 100 में से 40 घटा दो 60। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25, तो 100 में 25 जोड़ दो 100। बेटा 5 से 60 कटेगा 12 बार, 5 से 125 कटेगा 25 बार। 12 और 25 में कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। क्या कह रहा है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो बेटा अंकित मूल्य नीचे वाला 25 है, क्रय मूल्य ऊपर वाला 12 है, 25 12 से 13 ज्यादा है, 25 12 से 13 ज्यादा है, 25 12 से 13 ज्यादा है। अब नीचे क्या रखूं?
नीचे किसके साथ से आ रहा है, से किसके साथ आ रहा है, क्रय मूल्य। मैंने क्या कहा था परसेंटेज वाली पहली क्लास में, क्या कहा था, जिसके साथ से आए उसे नीचे रख देना। क्रय मूल्य के साथ से आ रहा है, क्रय मूल्य कितना है 12, तो 12 को नीचे रख देना, गुणा 100, परसेंटेज का चिन्ह। 4 से 12 कटेगा 3 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 गुणा 13 में करेंगे तो 325 आ जाएगा, और 325 में 3 से भाग लगाएंगे तो 108.33 आ जाएगा, 108.3। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 325/33। एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। मैंने शुरू में बताया, देखो बेटा यहाँ बताया है, हाँ देखो क्या बताया मैंने, देखो इधर, मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य, इसको क्या कहते हैं एमपी। विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी, क्रय मूल्य को कहते हैं सी। बेचने वाली कीमत, खरीदने वाली कीमत, अंकित मूल्य यानी पेन पे या किसी वस्तु पे लिखी हुई। चलो सवाल नंबर 10 पे आ जाओ भाई। देखो इस सवाल को देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। ये टाइप 4 था भाई, ठीक है। ये टाइप 5 है, ये टाइप 5 का सवाल है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 6 रुपए अधिक पर बेचे तो उसे 18% का फायदा होगा। मैं आपको पहले ट्रिक से बता देता हूँ। ट्रिक ये कहती है कि जो भी परसेंटेज वैल्यू है उन दोनों का अंतर 18% और 15% में 3% का अंतर है, तो 3% बराबर है कि, तो 1% बराबर होगा 2 के, तो 100% बराबर होगा, 100% बराबर होगा 2 के आगे 2 जीरो के, यानी कि 200 आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो ट्रिक से हमने निकाल लिया, ट्रिक से तो आप और भी आसानी से निकाल सकते थे। 18 और 15 का अंतर कितना होता है, जो भी परसेंटेज वैल्यू है इनका अंतर निकालो। 18 और 15 का अंतर 3 होता है, 3 का भाग 6 में लगा दो, 2 के आगे 2 जीरो लगा दो, वही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मौखिक रूप से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। 18 और 15 का अंतर होता है 3, 3 का भाग लगाया 6 में 2 के आगे 2 जीरो, वही सवाल का आंसर है 200, ठीक है। कह ये रहा है कि माना कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी, वह कह रहा है 15% लाभ पर बेचा यानी 115 में बेचा। फिर वह कहता है कि अगर मैं इसे 18% पे बेचता, यानी 100 रुपए की चीज को 118 पे बेचता, तो भाई 115 में बेच रहा था, अब 118 में बेच रहा हूँ, तो 3 रुपए ज्यादा में ही तो बेच रहा हूँ। पर सवाल कह रहा है नहीं 6 रुपए ज्यादा में बेच रहे हो आप, और मैं कह रहा हूँ नहीं 3 रुपए ज्यादा है। तो जो सवाल में दिया गया है 6, उसमें भाग लगा दो, आपकी जो वैल्यू आई 3 उससे, और गुणा कर दो जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, तो 100 से गुणा कर दो। 3 से 6 कटा 2 बार, 2 की गुणा 100 में करेंगे तो 2, ऐसे सवाल का आंसर हो जाएगा। ट्रिक से करोगे तो 18 और 15 का अंतर 3, 3 का भाग 6 में लगाया 2 के आगे 2 जीरो, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला सवाल है, इसको ट्रिक से ही कर लेते हैं। 8 और 5 का अंतर कितना है, 8 और 5 का अंतर कितना है 3, 42 लिखा हुआ है, तो 42 में 3 से भाग लगाएंगे 14, और 14 के आगे लगा दो 2 जीरो, यही क्वेश्चन का आंसर है, खत्म कहानी। 1400 सवाल का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 और 5 का अंतर 3, 3 का भाग 42 में लगाया 14, 14 के आगे 2 जीरो लगा दो, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1400, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 1400 आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर, ठीक है। छोटे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। चलो, समरेश दत्ता कह रहे हैं दोबारा से बता दो। देखो बेटा, 100 रुपए की कोई चीज थी, वो कह रहा है 5% के फायदे पे बेची गई, तो 100 रुपए की चीज 105 में तो बेची गई। फिर कह रहा है कि 8% के फायदे में बेची जाती, यानी 100 रुपए की चीज को हम 105 में ना बेच के 108 में बेचते, तो कितने का फायदा होता, 3 का फायदा होता। अगर हम 100 रुपए की चीज को 105 में ना बेचते, 108 में बेचते, तो 3 रुपए का ही तो फायदा होता। पर सवाल कह रहा है नहीं 14 रुपए का, सवाल कह रहा है 42 रुपए का फायदा होता, यानी कि हमारा 3 सवाल में दिए गए 42 के बराबर है, यानी 1/14 के बराबर है। हमने सीपी कितना माना था, 100 रुपया, तो सीपी 100 कितने के बराबर होगा, 100 × 14, यानी कि 1400 के बराबर। इस चीज को ऐसे कर दिया है, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा
अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा ये कठिन कह सकते हो आप। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से करना। सर ये सवाल किस बुक का है? ये तो भाई मिक्स्ड क्वेश्चन है, तमाम किताबों से सवाल लेता हूँ मैं, कोई एक किताब से थोड़ी। मुझे खुद नहीं मालूम होता कि मैं किस किताब से सवाल ले रहा हूँ। मैं तो बस एग्जाम का लेवल देखता हूँ कि भाई झारखंड पुलिस में ऐसे सवाल आते हैं, तो वैसे सवाल मैं करवाता हूँ, किसी किताब से थोड़ी कॉपी करके लाता हूँ। मेरे सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सर एमपी का मतलब क्या होता है? मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, ठीक है। यानी कि वह कीमत जिस पर कोई वस्तु, जिस पर वह कीमत जो वस्तु पर अंकित की जाए उसे अंकित मूल्य, ठीक है। चलो जी, एक एक स्टूडेंट है सोना देवगाम, वो हमें आदेश दे रही है कि क्वेश्चन ठीक से समझाएं। आप बताइए कैसे समझाया जाता है ठीक से? आप थोड़ा सी ट्रेनिंग दीजिए मुझे, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग दे देंगे तो फिर वैसे समझा देंगे। 99% बच्चों का बेटा सब सही आंसर आ गया, आपका नहीं आया। आप ये पूछो कहाँ दिक्कत है। इस तरह से भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने शिक्षक से कि ठीक से समझाइए, ठीक है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कल को आप झारखंड पुलिस में कांस्टेबल की आपकी नौकरी लग गई और आप किसी थाने में पोस्टेड हो गए और वहां के अधिकारी से आप इस तरह की भाषा में बात करोगे, लाइन हाजिर कर देगा वो। लाइन हाजिर बाहर खड़ा कर देगा थाने से निकाल के, ठीक है। तो आप कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो पहाड़ पे चढ़ने का नियम होता है अदब से चला जाए, सिर झुका के, और कंधे पे वजन ना हो, फालतू की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना। और सिर झुका के मतलब अदब से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो जो सामने वाले को बुरी लगे या जो आप ना सुनना चाहें। अभी मैं ही आपको इसी बात पर उल्टा जवाब दे दूं तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो मैंने नहीं दिया ना उल्टा जवाब, तो आप इस चीज को बेटा ध्यान दो, मैं जो कह रहा हूँ। अब इस सवाल को ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है सवाल, ठीक है। सभी बच्चे इस सवाल को, आपको कोई अगर चीज समझ में ना आए करे तो पूछ लिया करो, गुरुजी ये वाली चीज बता दो, दोबारा से मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। देखो ये सवाल मैं पहले तुम्हें आसान भाषा में समझा दूं कि ये सवाल अगर तुम्हारी जिंदगी में होता तो कैसे होता। एक कोई दुकानदार है, जैसे तुम दुकानदार हो, ठीक है, और तुम किसी मेले में गए और मेले में किसी ऐसी दुकान पे चले गए, ऐसी दुकान जिसपे लिखा है हर माल 1875 रुपए, 1875 लिखा है, हर माल 1875 रुपए का है, ऐसी दुकान पे चले गए। आपने कहा एक कुर्सी ले लेता हूं, एक मेज ले लेता हूं। आपने एक कुर्सी ले ली, एक मेज ले ली, ठीक है। तो टोटल कितना रुपया खर्च कर दिया? 1875 का डबल, इतना रुपया आपने खर्च कर दिया, ठीक है। दो बार 1875 रुपये आपने दिए, कुर्सी के 1875 और मेज के 1875, घर ले आए। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो बुराई करता है। जैसे आप ले आए कुर्सी, आपने पूछी मामा जी ये बताओ कुर्सी में 1875 के लिए आया, सही तो ले आया? मामा जी बोले अरे इस पे तो तेरे को नुकसान हो गया 25% का, तो इसमें ठग गया 25% का। अरे तू वहां मेरी कहीं भी दुकान पे चला जाता तो वहां सस्ती मिल जाती, ठीक है। फिर आपने दूसरे रिश्तेदार से पूछा कि मैं ये 1875 रुपए की मेज ले आया हूँ, क्या मैं सही ले आया हूँ? तुमने कि बड़ी बढ़िया ले आए भाई तुम तो, दूसरी दुकान पे तो 2000 रुपए की मिल रही थी, तुम 1875 की सही ले आए। तो अब चिंता हो गई आपके अंदर कि मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, एक पे फायदा एक पे नुकसान, तो मुझे ओवरऑल क्या हुआ, ठीक है। ये सवाल यही कह रहा है। अब कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से समझ। देखो सबसे पहले जो परसेंटेज वैल्यू है इसको उठाना। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। 25 से कम 25, 25 का भाग 100 में लगाएंगे, 4 बारी तो जाएगा 1/, यानी कि मैं जैसे कह रहा हूं उसी तरीके से करना। अगला सवाल तुमसे करवाऊंगा अभी ये वाला, ठीक है। यानी कि बेटा सीपी और एसपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। पहली वस्तु के लिए बात करते हैं, माना कि पहली वस्तु 4 रुपए की थी, 25% नुकसान हो गया, लाभ हुआ है पहले, 25% फायदा हो गया, 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बिक गई। जब फायदा होता है तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं, जब नुकसान होता है तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं। दूसरी वस्तु पे नुकसान हुआ तो 4 रुपए पर 1 रुपया घटा दिया तो 3 रुपये। यानी कि हमने पहली वस्तु 4 रुपए में खरीदी, पहली वस्तु 4 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेची, ठीक है। दूसरी वस्तु 4 रुपए में खरीदी, 3 रुपए में बेची। तो आप एक बात को समझो यार, बेचने की कीमत अलग अलग नहीं आ रही, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 और 3 अलग अलग संख्या नहीं है, अलग है ना, अलग है। यानी बेचने की कीमत अलग अलग आ रही है, लेकिन यहाँ बेचने की कीमत समान है। यहाँ बेचने की कीमत क्या लिखा है? दोनों वस्तुओं को 1875 रुपए के दाम पे बेचा, प्रति वस्तु 1875 में बेचा, यानी दोनों वस्तुओं को समान कीमत पे बेचा, पर यहां हमने दोनों वस्तुएं अलग अलग दाम पर बेची है। यानी कि अनुपात गलत है, इस गलत अनुपात को सही करिए। कैसे सही करना है? कोई दिमाग नहीं लगाना, ये नीचे वाला 3 की गुणा ऊपर कर देना, ऊपर वाले 5 की गुणा नीचे कर देना। अगर तुम यहाँ 3 की गुणा करोगे तो यहां भी करनी पड़ेगी, मुंह फुला लेगा वरना। यहाँ 5 की गुणा करोगे तो यहां भी करनी पड़ेगी,
अब देखो 4 की गुणा 3 में करोगे 12 तो आएगा, 5 की गुणा 3 में करोगे 15, 4 की गुणा 5 में करोगे 20, 3 की गुणा 5 में करोगे 15। यानी कि साथियों 20 और 12 32 रुपए का टोटल सामान आपने खरीदा, 15 15 30, 30 रुपए में बेच दिया। कितना रुपए का नुकसान हो गया? 2 रुपए का नुकसान हो गया। 32 रुपए में खरीदा, 30 में बेच दिया, 2 रुपए का नुकसान। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि 30 में नहीं बेचा, 1875 रुपए में तो एक सामान बेचा है, तो दो सामान कितने में बेचा? 2 गुणा 1875। यानी कि सवाल के हिसाब से इतने में बेचा, पर हमारे हिसाब से 3 में बेचा। तो जो सवाल में दिया गया है उस संख्या में भाग लगा दो अपनी संख्या से। सवाल के हिसाब से 2 गुणा 1875 में बेचा, हमारे हिसाब से 30 रुपए में बेचा, तो 30 से भाग लगा दो और गुणा कर दो उससे जो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हानि पूछ रहा है। हानि, हानि कितनी है? 2 रुपए की हानि है, 2 से गुणा कर दो बस। 15 से कटेगा 30 दो बार, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 125 बार, 2 से 2 कट गया, 2 की गुणा 125 में करेंगे तो 250 आ जाए। 250 इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछ सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन एसआई में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, पर मैंने आपके कांस्टेबल में करवा दिया है क्योंकि कई बार पेपर टफ आ जाता है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में हल्का फुल्का आपको डाउट होगा तो वो डाउट मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से और खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को 12 वाले क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करो। जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन बताया है, जैसे ये बताया है उसी तरीके से इसको सॉल्व करो। ठीक है, जहां फंस जाओ पेन को कॉपी पे रख देना और मैं जब सॉल्यूशन कराऊं तो ध्यान से देखना कहां गलती हुई। ठीक है, जहां तक कर सकते हो स्वयं से करो। पढ़ने का यही तरीका होता है, इसी तरीके पे काम करो। मैं जब तक कमेंट को देख, सभी बच्चे रुक जाओ, ये पूरा क्वेश्चन। चलो देखो शेरो, 10%, अरे कहाँ गया, 10% दिया है। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, 0 से 0, 1/10 रह गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 2 बार 10% है तो 2 बार 10 लिख लो। एक बार फायदा हो रहा है तो 10 में एक जोड़ के 11 लिख दो। एक बार हानि हो रही है तो नीचे वाली संख्या में से 10 में से एक घटा के 9 लिख दो। अब देखो 9900 रुपए प्रति वस्तु दिया है। ठीक है, लेकिन हमारी ये दोनों संख्याएं अलग अलग आ रही हैं, तो नीचे वाले 9 की गुणा ऊपर कर दो, ऊपर वाले 11 की गुणा नीचे कर दो। 11 की गुणा इधर करोगे तो इधर भी करनी पड़ेगी, 9 की गुणा इधर करोगे तो इधर भी करनी। 10 की गुणा 9 में करोगे 90, 11 की गुणा 10 में करोगे 110, 11 की गुणा 9 में करोगे 99, 11 की गुणा 9 में करोगे 99। दोनों 99 को जोड़ोगे तो 198, 99 90 में 190 जोड़ोगे तो 200। 200 रुपए की चीज 198 में बेच रहे हो, 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। 200 रुपए की चीज 198 में बेच रहे हो, 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। सवाल में क्या कह रहा है? एक वस्तु 99 रुपए में बेची गई, तो दो कितने में बेची गई? 2 गुणा 9900, इतना टोटल एसपी है, पर हमारा टोटल एसपी कितना है? 198, तो उससे भाग लगा दो। और क्या पूछ रहा है? हानि पूछ रहा है, तो इसलिए 2 से गुणा कर दो। अगर टोटल क्रय मूल्य पूछता तो 200 से गुणा कर देते, हानि पूछ रहा है इसलिए 2 से गुणा करेंगे। 99 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा बेटा 100 बार, 2 से 2 कट गया, 100 की गुणा 2 में करेंगे तो ऑप्शन में ही नहीं है, पहला ऑप्शन हो जाएगा 200। करेक्ट कर लो ऑप्शन, गलत ऑप्शन। ठीक है, 200 आंसर हो जाएगा, 200। हाँ, विवेक यादव बिल्कुल सही आंसर है, 432 होगा, गलत है। चरणजीत वर्मा सही आंसर है तुम्हारा। ठीक है, अब तुम मेरी बातें सुनो। अब 2-3 मिनट में अपने मन की बात करूंगा, सारे सवाल हो गए हैं, इतने ही कराने थे आज। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। 2-3 बातें हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, ठीक है, उनके साथ बुनियादी प्रॉब्लम है, वर्कशीट कहाँ मिलेगी? वर्कशीट, सब सवालों के जवाब दूंगा तेजी से, ध्यान से सुनो। पहला सवाल, वर्कशीट कहाँ मिलेगी? वर्कशीट मिलेगी जैसे आज मैंने पढ़ा दिया, तो इस क्लास को पढ़ाने के बाद इस क्लास की 2 पीडीएफ इसमें अटैच होंगी। एक पहली वाली पीडीएफ पे क्लिक करना, हैंड रिटन नोट्स, उसके एंड में आज की क्लास की वर्कशीट मिल जाए। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन होंगे और उसका आंसर होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, वो आपको करना है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं दिया जाता वर्कशीट में। सॉल्यूशन के लिए मैंने एक अल्टरनेटिव आपके लिए तरीका खोजा है कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा एक किताब की। वो किताब है यूपी पुलिस कांस्टेबल। 99% सिलेबस आपसे मैच करता है, 100% वो किताब आपके लिए फायदेमंद है। कोई कंफ्यूजन मत लो कि हम तो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की किताब क्यों दे दी। रोजगार विद अंकित के पास यूपी पुलिस की ही किताब है, झारखंड की किताब अभी हमने नहीं बनाई है। ठीक है, तो जब मैंने अपने कंटेंट डिपार्टमेंट से बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चों को आप बोलिए कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो बुक है उससे क्वेश्चन करें, 100% सिलेबस मैच करता है। आप कोई भी किताब उठा लें मार्केट की, झारखंड पुलिस कांस्टेबल की, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसी ही मिलेगी, आपको अलग किताब नहीं मिलेगी।
ठीक है। अब हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की किताब के कवर को बदल के झारखंड पुलिस कर दें, रोजगार विद अंकित इस तरह की घटिया हरकतें करता नहीं है। ठीक है, वो सच्चाई को सच्चाई के साथ कहता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की किताब का जो चैप्टर है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो मैंने करे भी हैं 5 चैप्टर, वो आप डाउनलोड कर लेना, अभी टेलीग्राम पर है, कोशिश करूंगा मैं ऐप पे डलवा। ठीक है, तो आज की इस इवेंट में इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलता हूं कल। और एक अपडेट, इस सैटरडे आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे को शाम को 4 बजे होगी। कल होगी, परसों नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपडेट कल भी दूंगा। तो इस इवेंट में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन करेंगे, और ये डेली एक दिन में एक टॉपिक हमारा रहेगा रिवीजन क्लासेस का। और जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिलेबस तो आपका मैंने पूरा करा ही दिया है, 70 क्लासेस दी हैं आपको सिलेबस। ये 72वीं क्लास है, में हम आपको रिवीजन सीरीज से कराएं। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें, पूरा चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एस एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। हिंदी में कहेंगे इसको लाभ, हानि और घाटा। जैसा इसमें हिसाब किताब है कि या तो देखो आपसे सीपी निकलवाएगा। सीपी, ये सीपी क्या होता है एक बार बताता हूँ। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी वह कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। ठीक है, क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में इसको। वह कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा होता है एसपी, से हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कहेंगे विक्रय मूल्य। वह कीमत जिस पर कोई वस्तु बेची जाए उसे हम क्या कहेंगे बेटा? विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य वह कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, वह कीमत जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है। सीपी इज इक्वल टू एसपी 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखनी है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एसपी गुणा 100 माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट होगा, लॉस दिया है तो लॉस परसेंट होगा। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब सवाल आएंगे तो सवालों के माध्यम से और जो बेसिक चीजें हैं वो भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑप्शंस मैंने नहीं रखे हैं आज की क्लास में, आपके साथ ही सीधे सवाल आएंगे। सवाल जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे थोड़ा सा अलग किस्म के सवाल रखे हैं। मैंने को आपको वादा किया, देखो मैंने अगर जो आपको पढ़ा दिया, ठीक है, वैसे ही सवाल मैं यहाँ रख दूँ रीजन क्लास में भी। तो मैंने नॉर्मली 3-4 क्लास में प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, वही उन्हीं में से उठा के सवाल रिवीजन क्लास में अगर मैं ले आऊँ तो फिर नया क्या मिलेगा? कुछ भी नया नहीं मिलेगा। इस वजह से रिवीजन में सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है उससे बिल्कुल अलग सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, सवाल देखो प्यारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य इतना रुपया है, लाभ प्रतिशत इतना है, तो लाभ बताओ। देखो क्रय मूल्य, जहां भी क्रय मूल्य की बारी आएगी मैं सीपी दूंगा, तो सीपी दिया हुआ है 495 रुपये। ठीक है, और लाभ का प्रतिशत दिया है 40%। आपसे पूछ रहा है कि लाभ बताओ, प्रॉफिट बताओ। अगर सीपी दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो और प्रॉफिट पूछे, तो करते सीपी ना प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 495 का 40% निकाल दो, वही सवाल का उत्तर है। तो 20 से 40 कटेगा 2 बार, 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 से 499 कटेगा 99 बार, और 99 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 198। प्यारे बच्चों, यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर है। यानी कि जो सीपी है उसका अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकाल दोगे वही प्रॉफिट होगा। हमेशा लाभ का मतलब क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत ही लाभ होता है। ठीक है, जैसे 100 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी और उसे 20% के फायदे पर बेचा, तो कितना फायदा हुआ? 100 का 20%, 20 रुपया, यानी 20 रुपए का फायदा हुआ। ऐसे सीपी का प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, वही आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। एक पंखे का विक्रय मूल्य इतना है, लाभ प्रतिशत इतना है, पंखे का क्रय मूल्य बताइए। बेटा अभी मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था आपको, देखो अगर आपको विक्रय मूल्य दे दे, प्रॉफिट परसेंट दे दे, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं सीपी बराबर एसपी गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या फॉर्मूला लगा देते हैं? सीपी बराबर एसपी गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों लगा देते हैं। एसपी कितना दिया है? 40-44। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 29। 100 में 29 जोड़ेंगे तो 129। अब प्यारे बच्चों 129 से भाग लगाओ 46-44 में। 129 का भाग लगाओ 46-44 में, वही हमारे सवाल का उत्तर है। कैसे भाग लगाएंगे? देखो 129 का भाग लगाना है 4644 में। 129 क्या होते हैं? 387। तो आपका बचेगा 14 में से 7 गया 7,
15 में से 8 गया 7, 77, ऊपर से 4 उतार लिया। 129 का पहाड़ा पढ़ो 774 में 6 बार जाएगा। 129 छक्के कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 776 से इस पर आ गया, यानी 36 बार कट जाएगी। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को कितनी बार काट देगी? 36 बार। 36 की गुणा 100 में करेंगे तो 3600 सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 3600। सर कल वाली क्लास नहीं मिल रही है। बेटा कल वाली क्लास जो है वो ऐप पर ही मौजूद है। कल वाली जो क्लास है ना दोस्त मेरे, वो ऐप पर ही मौजूद है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्लास ही ना मिले। आज सुबह ही मेरी बात हुई है, कह रहे थे कि सर हम क्लास आपकी लग, एक रिवीजन क्लास करके फोल्डर बनवा दिया है मैंने आपके लिए, उसमें मिलेंगी सारी क्लासें। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं खुद ही आपके सामने ऐप पर एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसा कोई एरर होगा तो उसको, झारखंड पुलिस 2024 एच गए आप सुविधा पर वर्कशीट आउट से अलग से फोल्डर नहीं बना, कहा था लेकिन तो इसने मेरी क्लास, बेटा कल वाली क्लास ना इसने परसेंटेज वाले फोल्डर में डाल दिया। ठीक है, कल की जो परसेंटेज क्लास है वो परसेंटेज फोल्डर में डाल दिया। परसेंटेज मुझे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा है अपने इस मोबाइल पे, स्पष्ट दिख रहा है। अगर मुझे दिख रहा है मोबाइल पे तो ठीक है। तो 1 2 3 4 5, अगर तुम ऐप खोलोगे उसमें परसेंटेज फोल्डर पे क्लिक करोगे ना, तो उसमें जो 5वीं क्लास है वो कल की क्लास है। और इन्होंने क्या गलती करी है, प्रॉफिट लॉस वाली में आज की क्लास प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे, जबकि मैंने ये कहा हुआ है एक रिवीजन क्लास करके फोल्डर बनवा रहा हूँ मैं, उसमें ये रिवीजन सारी क्लासेस पढ़ेंगी उसमें। ठीक है, तो वो आज शाम तक मैं करवा दूंगा। फिलहाल कल की क्लास तुम्हें परसेंटेज फोल्डर में मिलेंगी। बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। यदि हेलमेट को 36 रुपए की छूट के बाद 744 रुपए में बेचा गया है तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? ये क्वेश्चन रहा है आपसे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझना, एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है यदि हेलमेट को 36 रुपए की छूट के बाद 744 रुपए में बेचा गया। ध्यान से समझना, कोई इसमें गणित लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ बेटा, कॉमन सेंस। कितने में बेचा गया है? 744 रुपए में बेचा गया है। कितने में बेचा गया है? 744 रुपए। कितने में बेचा गया है? 744 रुपए। वह कीमत जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। वह कीमत जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस एसपी कहते हैं। तो एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 744 रुपए। ठीक है, एसपी कितना हो गया प्यारे बच्चे? 744 रुपए। यानी 744 रुपए पे कोई चीज बेची गई और उसमें 36 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया। यानी कि ये पेन था, इस पे कोई कीमत लिखी, इस पे कोई रेट लिखा हुआ था। ठीक है, अब इस जब आपने कहा भाई साहब ये पेन कितने का है, उसने कहा इतने रुपए का है, कुछ सस्ता कर दो, उसने 36 रुपए सस्ता कर दिया, मुझे ये 744 का पड़ा। अगर ये 36 रुपए मुझसे सस्ता नहीं करता तो ये पेन कितने का पड़ता? 744 प्लस 36 का ही तो पड़ता, यानी 780 रुपए का पड़ता। तो प्यारे बच्चों एमआरपी कितनी हो गई? 780 रुपए एमआरपी हो गई। एमआरपी कितनी हो गई? 780 रुपए। ठीक है, यानी कि आपने सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ दिया तो आपका मार्क्ड प्राइस आ गया। फिर आगे कहता है कि हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है, यानी कि जो भी उसका क्रय मूल्य है अगर मैं उसका 130% निकाल दूं। ठीक है, देखो आगे क्या कहता है कि हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। मतलब ये जो भी क्रय मूल्य है, जितने पर भी वो हेलमेट खरीदा गया, अगर मैं उसका 130% निकाल दूं तो अंकित मूल्य निकल कर आता है ना, क्योंकि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है ना। तो सीपी का 130% निकाल दो, वो बराबर होगा एमपी। ठीक है, सीपी गुणा 130/100। एमपी कितना है? 780। जीरो से जीरो कट गया, 13×5 = 65, 13×6 = 78। तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए की आ गई प्यारे बच्चों? 600 रुपए की आ गई। 600 रुपए की कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गई। अब ये पूरी पिक्चर कहानी क्लियर हो गई, इस सवाल की पूरी कहानी क्लियर हो गई। यानी एक हेलमेट 600 रुपए का था और उस हेलमेट पे कीमत लिखी हुई थी 780 रुपए। असली में जब हेलमेट बनाया दुकानदार ने या बनवाया किसी से तो 600 रुपए का खर्चा आया हेलमेट बनाने में, लेकिन उसने हेलमेट के ऊपर लिखा कि ये 780 रुपए में बेचा जाएगा। कस्टमर ने उसे 744 रुपए में खरीदा। तो एक्चुअली हेलमेट की बनाई का खर्चा कितना था? 600 रुपए। बेचा कितने में गया? 744 रुपए में। कितने रुपए ज्यादा में बेचा गया? 600 से 744, यानी प्यारे बच्चों 144 रुपए ज्यादा में बेचा। तो 144 रुपए क्या है? प्रॉफिट। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट। जो भी प्रॉफिट आया उसको लिख लो बट्टा सीपी। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है।
144 बट्टे 600, परसेंटेज में आंसर देना है इसलिए 600 से गुणा करके परसेंटेज। 100 से 600 कटा 6 बार, 6 से 144 कट जाएगा 24 बार। प्यारे बच्चों 24% इसका आंसर हो जाएगा, 24% का आंसर होगा। सर डाउनलोड की हुई क्लास कभी ऐप से नहीं हटेंगी ना सर? नहीं हटेंगी भाई मेरे, नहीं हटेंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम जो है 6 महीने तक पढ़ाई ना करो। 6 महीने तक पढ़ाई ना करो तो आपकी वो वीडियोस हटी जाएंगी। बेटा अगर ऐप लॉग आउट हो गया तो डिलीट हो जाएंगी। ऐप को लॉग आउट मत करना, ठीक है? अगर आपने अपने फोन से ऐप को लॉग आउट कर दिया और ये सोचा कि अपने दोस्त को, अपना कोई दोस्त है आपका, है ना, और आपने अपने फ्रेंड को अपने फोन से अपना ऐप लॉग आउट किया, फिर लॉग आउट करके अपने फ्रेंड्स के फोन में लॉग इन करवाने की कोशिश, तो वो वीडियोस नहीं मिलेंगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए हैं, ठीक है? इसलिए आप अपने फोन को लॉग आउट मत करना। कोई बात नहीं, नंबर सिस्टम को भी ले लेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये, हानि प्रतिशत 23% है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सीपी कैसे निकलता है, एसपी में 100 से गुणा करके 100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी कितना दिया है? 1386 रुपये। 1386 गुणा 100 बट्टे 23% का लॉस है, 100 में से 23 घटा दो 77। 11 से 77 कटेगा 7 बार, 11 से काटो बेटा, 11 का भाग 13 में लगाओगे 1 बार जाएगा, 11 कम 11 116 बार जाएगा, और 7 से 116 काटोगे तो ये कटेगा, कटेगा ही नहीं, ठीक है? देखो 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, 11 दूनी, 11 दूनी 22, यानी 126 आएगा। हमने गलत कर दी, 126 आएगा बेटा, 126 आएगा। 11 सत्ते 77 और 11 से 1386 कटेगा 126 बार। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 18 की गुणा 100 में करेंगे तो 1800। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1800, ठीक है? 1800 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है? देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपका जितना मैं आपको जो रिवीजन करवा रहा हूँ ना, ये क्लासेस में जितना भी कंटेंट मिल रहा है, और पहले की जो 70 क्लासें पढ़ा दी, 70 क्लासेस में जितना कंटेंट दिया है, सबसे पहले तो उन सारी बोर्ड पीडीएफ, सारे क्लास नोट्स डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पेन टैब है, जो भी है उसमें सब स्टोर, ठीक है? फोन में स्टोर कर लो, और ऐसे करा करो चैप्टर वाइज स्टोर, जैसे मैथ्स तो भी सर ऐसे कर लिया, ठीक है? फिर उसमें परसेंटेज, परसेंटेज के पीडीएफ क्लास नोट सब एक जगह रख लिया। अब आपने क्या करना है, जैसे आज परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, या कल मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, तो जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया ना, क्लास में जो मैंने कंटेंट पढ़ा दिया, वो सारा कंटेंट एक बार रिवाइज करना, सारा कंटेंट जो मैंने पीडीएफ में पढ़ा दिया आपको। फिर जब उसको पूरा पढ़ लोगे, फिर मैं रिवीजन क्लास में नए सवाल लेकर आऊंगा। मैंने वहां जो पढ़ाया है ना आपको सिलेबस में, मैं वो क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, कल सिंपल इंटरेस्ट के नए सवाल होंगे। तो अब जो पुराना पढ़ लिया उसके आधार पर नए सवाल लगाने की कोशिश करना, ऐसे तैयारी होती है। ये रिवीजन क्लास तभी सक्सेसफुल होगी जब आप ऐसे काम करोगे। यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल काफी बार पेपर में देखे जाते हैं। ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, जिससे कि ये सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो ऐसे सवालों को ऐसे करना चाहिए, जैसे कह रहा है कि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया। मान लो कि 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये था, मतलब तुमने 100 वस्तुएं बनाने पर 100 रुपये खर्च कर दिए। ऐसे सवालों की शुरुआत ऐसे मानकर किया जाता है, ठीक है? कि माना, माना कि 100 वस्तुओं का सीपी 100 रुपये है। मान लो कि 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ऐसे मान लो। अब वो क्या कह रहा है, वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया, ठीक है? बेटा एक बात बताओ, अब 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब वस्तुओं को दो हिस्सों में बांटा, 80% वस्तुओं को अलग हिस्से पे बांटा, 80%, और 20% वस्तुओं के साथ अलग तरह से डील की गई। 100 का 80% कितना होता है? 100 का 80% होता है दोस्त 80, और 100 का 20% कितना होता है? 20, ठीक है? अब वो कह रहा है कि 15% हानि पर बेची गई 80 वस्तुएं 15% हानि पर बेची गई, ठीक है? यानी कि 80 गुणा 85 बट्टे के 100, ठीक है? 80 रुपए की चीज थी 15% की हानि पर, यानी कि 80 का 85% निकाल दो, 15% हानि। फिर 20 का 115%, क्यों 115% क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेचा गया, तो 20 का 115%। इन दोनों को जब जोड़ लोगे तो कुल विक्रय मूल्य निकल कर आएगा, तो कुल क्रय मूल्य 100 रुपये, यहां से कुल विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है?
अब आप देखो इसे सॉल्व करो, 20 से 80 कटेगा 4 बार, 20 से 100 कटेगा 5 बार, और 5 से 85 कट जाएगा 17, 17 चौके 68 हो गए, प्लस 20 से 100 कटेगा 5 बार, और 5 से 115 कटेगा 23 बार, ये हो जाएगा 23। 68 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब 100 रुपए की चीज को 91 रुपए में बेचा, कितना हुआ, 100 की चीज को 91 में बेचोगे तो हानि तो ही होगी। कितने की हानि होगी, 9% की हानि होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 9% लॉस। ठीक है भाई, कितना आंसर हो जाएगा बेटा, 9% लॉस हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 9% का लॉस। 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपया है, फिर वो कहता है कि साहब 80% को 15% हानि पे बेच गया, यानी कि 100 में से 80 वस्तुओं को, 80 रुपए के सामान को 15% के हानि पर बेचा। तो 80 को देखो, किसी भी चीज को अगर तुम लॉस पे बेचते हो, जैसे मैं 80 रुपए के सामान को 15% की हानि पर बेच रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 80 गुणा 85 बट्टे 100, यानी कि 80 का 85% निकाल दो। ठीक है, देखो कोई जैसे पेन है, तो ये पेन अपने आप में 100% है, ये अपने आप में पूर्ण है, ये कंप्लीट है अपने आप में, यानी 100% है। अगर मैं कहूं कि इस पेन का 20% कम कर दो, यानी कि जाहिर सी बात है कि पेन छोटा हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा कट जाएगा, जितना भी होगा उसका पूरे का। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। बेटा अब आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, अब आपको साउंड क्लियर आ रही है बेटा? साउंड, अब साउंड क्लियर है, ठीक है। अभी साउंड क्लियर है। एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% हानि होती है।
एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है। खिलौने के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। ठीक है, एक खिलौने को अंकित मूल्य के, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। अब जैसे ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने काफी देखे हैं परीक्षा में जो हमें देखने को मिलते हैं, और बच्चे समझ नहीं पाते कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करें। ठीक है, आप देखो समझना इस क्वेश्चन, एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से, ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, यानी वह कीमत जो वस्तु पर अंकित हो। के का मतलब अंकित मूल्य के मतलब गुणा 20/31, और हम इसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हम किसी वस्तु का जो भी अंकित मूल्य है जब उसमें 31 से गुणा कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलती है। एमपी अपनी जगह जैसा है वैसे ही रहेगा, एसपी नीचे आ गया, एमपी जैसा है वैसे ही रहा, एसपी इसके नीचे आ गया, और ये जो 20/31 था जब एलएचएस से आरएचएस में गया तो उल्टा हो गया 31/, ठीक है। यानी कि हम किसी वस्तु को 20 रुपए में बेच रहे हैं जबकि उस वस्तु पर लिखी हुई कीमत 31 रुपए। अब 20% की हानि होती है, यानी कि सीपी निकाल लो। सीपी कैसे निकलता है, एसपी गुणा 100/100 माइनस के लॉस पर। एसपी कितना है 20, भाई एसपी की वैल्यू कितनी है 20, 20 गुणा 100, 20% की हानि होती है, तो 20 में से हो गया 80, 20 से 80 कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25, यानी कि सीपी कितना आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया 25। वो पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो अंकित मूल्य कितना है, एमपी कितना है 31, क्रय मूल्य कितना है 25, 25 इस सवाल का, ठीक है, 31/25 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैं दोबारा बता दूंगा बेटा, ये सारी जो क्लासें मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एप्लीकेशन पे ही करवा रहा हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन पर ही करवा रहा हूँ, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे दो। देखो ये सवाल ध्यान से समझो, एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है। कहने देखो, ये जो अर्थमेटिक है ना, गणित का जो भाग है अर्थमेटिक अंक गणित, इसमें भाषा का बहुत बड़ा खेल है। आप भाषा को समझो, अगर आपने भाषा को समझ लिया तो सवाल में कुछ भी नहीं है। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। देखो, एक खिलौने को, ठीक है, खिलौना है, अंकित मूल्य के, यानी कि जो भी खिलौने का अंकित मूल्य है, जो भी कुछ तो होगा अंकित मूल्य, उसका जब मैं 20/31 निकालता हूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलता है, यानी अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से, मैं किस कीमत पे बेच रहा हूं, अंकित मूल्य के 20/31 पर मैं किसी बेच रहा हूं, वो ये कह रहा है। तो अंकित मूल्य का 20/31 क्या है, सेलिंग प्राइस। एक रिलेशन मिल गया तुम्हें एमपी और एसपी का, एमपी अपनी जगह रहा, एसपी आरएचएस से एलएचएस में आया तो बट्टी में आ गया, 20/31 जब एलएचएस से आरएचएस में गया तो उल्टा हो गया 31/20। यानी कि आपने किसी वस्तु पर लिखा 31 रुपए लेकिन उसे बेचा 20 रुपए, इसका मतलब ये है आपने उस वस्तु पर लिखा 31 रुपए लेकिन बेचा 20 रुपए। ऐसा जब आप करते हो तो 20% का नुकसान हो जाता है। तब आपको ये फॉर्मूला पता है क्रय मूल्य निकालने का, कि अगर विक्रय मूल्य दिया है, लॉस परसेंट दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य आप निकाल लेते हो, आपका क्रय मूल्य निकल आया 25 रुपए। सारी कहानी क्लियर हो गई कि 25 रुपए का कोई सामान था, 20 रुपए में आप बेच रहे हो, लेकिन लिख रहे हो 31 रुपए का बेचूंगा। ठीक है, तो अब यहां से पता चल गया कि वो पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य 31 रुपए, क्रय मूल्य 25 रुपए, 31 सवाल का उत्तर हो गया बेटा। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 रुपए है, हानि प्रतिशत 11% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये सारे ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को 2 3 4 बार अगर रिवाइज करोगे ना, मैं फिर से आपको रिवीजन क्लास के माध्यम से जो पुराना आपका जो भूला भिसरा की, भूला भिसरा कहते हैं, क्या कहते हैं, भूला भिसरा जो ज्ञान है तो मैं रिकॉल करने की कोशिश, प्रत्यास्मरण कहते हैं। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 रुपए है। ठीक है भाई, देखो बेटा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 451 रुपया है। हानि प्रतिशत 11% है, तो विक्रय मूल्य क्या है। बेटा एक बात को समझना, हमेशा समझना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर हानि ही होती है। हानि होती है कि नहीं होती। अरे 10 रुपए की कोई चीज, ठीक है, आपने उस 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का जो मिला वो क्या है, हानि। भाई बनाया 10 रुपए, 8 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का नुकसान ही तो हो गया। सीपी माइनस एसपी क्या होती है, हमेशा हानि होती है, यानी हानि का मान 451 रुपए, हानि का मान 451 है। अब इसने 451 का परसेंटेज रूप क्या है 11%, तो इसका मतलब है 11% बराबर है 451 के। अगर 11% 451 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 451/11 यानी कि 41 के बराबर होगा। 11 का भाग 45 में लगाओगे 4 बार जाएगा, 11 कम क्या। अगर 1% 41 के बराबर है, 100% कितने के बराबर है, 4100 के बराबर। ये 100% क्या निकल कर आ गया, सेलिंग प्राइस, यानी कि 4100 रुपए की कोई चीज, ठीक है, और आपने इसे 451 रुपए की हानि में बेच दिया।
यानी 4100 में से लॉस कितना है 451। यहाँ से एसपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4100 में से 451 घटा दो, फिर आ जाएगा 3649। यही हमारे सवाल का 36, ठीक है 3649 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3649। ठीक है, वो कहता है कि साहब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 रुपये है। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूं तो 451 रुपये आता है, और हानि परसेंट 11, यानी कि उसने लॉस परसेंटेज जो 11% है ना, की वैल्यू दी है 451 रुपये। ठीक है भाई, 11% 451 के बराबर है, तो 1% 41 के बराबर है, तो 100% 41 100 के बराबर है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 रुपये है, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूंगा तो 451 रुपये मिलेगा। और मैं जानता हूं कि जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हमेशा हानि मिलती है। हानि बराबर है 451 के। ठीक है, और हानि का परसेंट दिया है 11, यानी 11% बराबर है 451 के, तो 1% बराबर 41 के, तो 100% बराबर 4100। तो 4100 रुपये क्या है, ये है क्रय मूल्य। 41 रुपये की कोई चीज है, 451 के नुकसान पे बेचो, कितने में बेचोगे 3649 रुपये में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट भी देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। ठीक है, एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ परसेंट क्या है। इसमें एक जब देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर ये 3 4 शब्द नजर आ जाएं, जैसे कि क्रय मूल्य, प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट और अंकित मूल्य, ये 4 शब्द नजर आ जाएं, तो वहां एक रिलेशन काम करता है। वो रिलेशन होता है सी बट्टे एम पी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट। ये सूत्र आपका वहां एक्टिव हो जाता है। वो कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% ज्यादा, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना है 100 को देख लेता है, जितना भी क्रय मूल्य है उससे 30% ज्यादा वह कीमत अंकित करता है। तो मान लो 100 रुपये की मेज है, तो वह उस मेज की कीमत 130 रुपये लगाता है। ठीक है, फिर वह कहता है कि वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की देता है, 12% की छूट देता है, यानी कि 100 में से 12 घटा दो तो 88 रुपये का पर आ जाएगा। तो उसका लाभ परसेंट बता दो, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था, वो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, और 2 से 88 कट जाएगा 44 बार। 5 की गुणा 100 में करोगे तो 500 आ जाएगा। 500 प्लस 5p% बराबर 44 गुणा 13 कर दो, तो ये हो जाएगा 574। करके देख लो, 13 चौके 52, 13 चौके 52 का 2 हासिल का 5, 52 572। ठीक है, तो 5p% की वैल्यू आ जाएगी 572 में से 500 घटा देंगे तो 72। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ जाएगी 14.4%। यही इस क्वेश्चन का आंसर। 14.4%। आवाज नहीं आ रहा बेटा, आवाज तो सही आ रहा है, कोई आवाज का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आवाज का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 14.4% क्वेश्चन का सही। अगला सवाल देखो, राज ने दो लैपटॉप, पहला 42,500 रुपये का तथा दूसरा 36,200 रुपये का खरीदा। उसने पहला लैपटॉप 12% के फायदे पर, दूसरा लैपटॉप 12% की हानि पर बेचा, तो लाभ अथवा हानि क्या है। तो पहले टोटल क्रय मूल्य निकाल लो, फिर पहले वाले लैपटॉप का प्रॉफिट परसेंट, दूसरे वाले लैपटॉप का लॉस परसेंट, टोटल जोड़ लो, क्रय मूल्य आ जाएगा, दोनों का अंतर देख लो, उसी आधार पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहले निकालो क्रय मूल्य, यानी सीपी निकालो। क्रय मूल्य वह कीमत जिस पर खरीदी जाए। तो दो लैपटॉप, पहला 42,500, पहला लैपटॉप खरीदा उसने 42,500 का, और दूसरा लैपटॉप खरीदा उसने 36,200। यानी कि टोटल उसने कितना रुपया खर्च किया दोनों लैपटॉप खरीदने में। टोटल उसने 78,700 रुपये खर्च कर दिए दोनों लैपटॉप खरीदने पे। ये क्या है, ये है कुल क्रय मूल्य, ये है कुल क्रय, यानी इतने रुपए उसने लैपटॉप खरीदने में खर्च किए। उसने पहला लैपटॉप 12% के लाभ पर बेचा। पहला लैपटॉप यानी 42,500 रुपये का लैपटॉप 12% के फायदे पर, यानी 112/100। ठीक है, 12% के फायदे पे बेचा, इसलिए 100 में 12 जोड़ के बट्टे में 100 कर दिया। दूसरा लैपटॉप उसने 36,200 का जो लैपटॉप था, वह उसने 12% की हानि पर बेचा। हानि यानी कि 100 में से 12 घटा दो, 88 बट्टे के, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो खत्म, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो खत्म। 425 की गुणा 112 में कर दो। ठीक है, तो करो भाई,
112 की गुणा 5 में करोगे तो 560 का जीरो, हासिल का 56। 112 की गुणा 2 में करोगे तो 224, 224 में 56 जोड़ोगे तो 80, तो 80 का जीरो 28 आ जाएगा। 112 चौके 448, 448 में 28 जोड़ो 406, 47,600 हो जाएगा। तो नहीं आ रहा है? ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, 47,600 आना चाहिए, 47,600। अगला देखो, अब आपको गुणा करना है 362 गुणा 88। ठीक है, 362 की गुणा 88 में करो तो ये जाएगा आपका 162 गुणा 88। करो भाई, 88 की गुणा पहले 2 में करो, 88 की गुणा 2 में करेंगे तो ये जाएगा एक 76 बार। 88 का डबल कितना होता है? 88 दूनी 76 होते हैं ना, 176 होते हैं, 176 का 6, हासिल का 17 हो गया। अब 88 छक्के कितने होते हैं? 88 छक्के, 88 छक्के होते हैं 528, 528 में 17 जोड़ेंगे 545 का 5, हासिल का 1। 88 तिया, तो 88 तिया होते हैं बेटा 264, तो 64 में अगर आप 54 जोड़ोगे तो 64 में 4 जोड़ोगे तो 68, और 268 में जोड़ोगे आप 50, तो 68 में 50 जोड़ोगे तो जाएगा 318, 31,856 हो जाएगा ना। जीरो में डबल जीरो में 56 जोड़ोगे 56, 6 में 8 जोड़ोगे तो 6 8 14 का 4, हासिल का 1, 6 8 14 4, 1 और 1 2, और 7 2 9, 79,456। ठीक है, तो भाई 78,700 रुपये में आपने खरीदा, 79,456 में बेच दिया। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हो गया। कम है ये ज़्यादा है? फायदा हुआ है। ठीक है, कितने का फायदा हुआ है बेटा? 756 रुपये का फायदा हुआ है। इन दोनों का अंतर निकाल दो, 756। ये 756 रुपये क्या है? यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, प्लस का 756 प्लस 756, 79,456। ठीक है, 756 रुपये का क्या हुआ है? फायदा। तो ये तो थोड़ा सा डेटा इसका क्वेश्चन का ऐसा है जिसमें आपको काफ़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ी। नॉर्मली इतनी कैलकुलेशन कई बार पेपर में नहीं भी आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है, रिवीजन है तो कर लो, मेहनत है थोड़ी सी, मजा आएगा लेकिन। ठीक है, तो 756 इस क्वेश्चन का आंसर है। 112 की गुणा 425 में की 47,600, 88 की गुणा 362 में की 31,856, दो 79,456, 78,700 रुपये का सामान खरीदा, 79,456 में बेचा, यानी 756 रुपये ज़्यादा में बेचा। फायदा कितने का हुआ? 756 रुपये का फायदा हो गया इस बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन तुम मुझे करके बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसमें कैलकुलेटिव डेटा नहीं है, यानी कि इसमें गुणा भाग ज्यादा नहीं है। ठीक है बेटा, इस वाले क्वेश्चन को सभी साथी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखें, दो कलम 20 रुपए प्रति की दर से खरीदे गए। बेटा ध्यान से समझ, दो कलम 20 रुपए प्रति नग, यानी एक कलम 20 रुपए का तो दूसरा भी 20 रुपए का, टोटल कितने रुपए हो गए? 40 रुपए। ठीक है, दुकानदार पहले को 25% के फायदे पर बेचता है, यानी जो 20 रुपए वाली कलम है ना, 25% के फायदे पे बेचता है, इसलिए 20 में तो 25 से गुणा करके 100 से भाग लगा दो। और दूसरी कलम को 25% के हानि पर, यानी 20 में 100 में से 25 घटा दो तो 20 गुणा 75/100 पर बेच, दोनों को जोड़। 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 से 125 कटेगा 25, 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 से 75 कटेगा 15 बार, यानी कि पहली कलम को वो 25 रुपये है, कलम को 15 रुपये है, यानी कि दोनों कलमों को 40 रुपये में खरीद के 40 रुपये में बेच देता है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या लाभ या क्या नहीं, क्या हानि हुई? तो आप कहोगे नो, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसमें कहेंगे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, ना लाभ होगा ना हानि होगी, ना लाभ होगा ना, ठीक है जी, ना तो बेटा फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, जो जैसी स्थिति थी वैसी बनी रहेगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि मैं अगले क्वेश्चन करवाऊं या जितने मैंने करा दिए उनको एक बार रिवाइज करवा। चलो ये वाला देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो। ठीक है, मोहित एक मेज 25% के फायदे पर बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता तो 5% की हानि होती, मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? ऐसे ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो मेरी बात मान लो जितने हुए को, तुम जितने बच्चे हो ना अभी, ये वो बच्चे हैं जो हर स्थिति क्लास को करते हैं। सिलेबस पूरा हो गया, रिवीजन क्लासेस सर ने स्टार्ट कर दी, हम उसमें, आप लोगों का वैसा हिसाब किताब नहीं है कि भाई हम तो केवल इतनी ही क्लास करेंगे उसके बाद नहीं। आपके अंदर भटकाव नहीं है, जितने बच्चे इस वक्त लाइव पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों से जिन बच्चों के अंदर भटकाव है। भटकाव पता है क्या होता है? कि तैयारी शुरू की थी झारखंड पुलिस, लेकिन फिर दिखाई दे गया आरपीएफ,
तो अब उन्होंने इस बैच को छोड़ के आरपीएफ पढ़ना शुरू कर दिया, फिर कुछ और दिखाई दे जाएगा बिहार पुलिस से छोड़ के बिहार पुलिस में घुस जाएंगे। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है पर बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन भटकाव से आप भटकते रहते हो ना, आप लोगों के अंदर एक मानसिक स्थिरता है जो आपको औरों से अलग बनाती है, आपको मजबूत बनाती है। बेटा ये जितने भी मैंने क्वेश्चन की पावर एन का तभी क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये सिंपल कॉमन सेंस है। जैसे इसी सवाल को देखो, कॉमन सेंस से ही करेंगे, ठीक है। देखो, मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। अब तुम ये सोचना कि मोहित ने बेच रहा है वो 25% के फायदे पे, किसी कीमत पर तो उसने खरीदा होगा ना। सबसे मूल सवाल तो यही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने क्रिकेट खेला और उसमें एक छक्का मार दिया, तो सबसे पहले तो आप ये सोचोगे ना कि भाई सर का सिलेक्शन तो हुआ हुआ क्रिकेट की टीम, तभी तो छक्का मार दिया। तो पहले तो मैं टीम में आया हूंगा, तभी तो मैंने उस टीम में बैटिंग करी। तो वैसे ही अगर मैं किसी चीज को बेच रहा हूं तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि मैंने उसको खरीदा तो होगा, तभी तो मैं बेच रहा हूँ। मैंने मान लिया कि मैंने इस मेज को 100 रुपए में खरीदा था, बेटा 100 रुपए में खरीदा था। अब मैं इस मेज को 25% के फायदे पर बेच रहा हूँ, यानी कि 100 रुपए की चीज 125 रुपए बेच रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपए कम कर देता तो उसे 5% की हानि होती। यानी कि 100 रुपए की चीज को मैं 125 में बेच रहा हूं, अगर मैं 100 रुपए की चीज 25 में ना बेचता, 95 में बेचता, तो आप मुझे खुद बताओ कि मुझे लाभ होता कि हानि होती। हानि तो होती ना, कि पहले मैं 100 रुपए की चीज को 125 में बेच रहा था, अब मैं 100 रुपए की चीज को 95 में बेच रहा हूँ, यानी कि 30 रुपए की मुझे हानि हो रही है। 125 से 95, 30 रुपए की हानि हो गई। पर सवाल क्या कह रहा है, 240 रुपए की हानि हो गई, 240 रुपए कम में बेचा है। पर मैं कह रहा हूं नहीं साहब 30 रुपए कम में बेचा है। सवाल कह रहा है 240। ये दोनों संख्याएं अलग अलग क्यों आ रही हैं? ये अलग अलग इसलिए आ रही है क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं है। अगर हम अंतर्यामी होते तो हम यहाँ एग्जैक्टली वही संख्या मानते जो हमारे सवाल का उत्तर होता, ठीक है। हमने यहाँ अपने मन मर्जी से कोई भी संख्या मान ली, इसलिए यहाँ पर जो अंतर आया वो रैंडम कोई भी एक नंबर आ गया। लेकिन चूंकि वो नंबर लॉजिकली बिल्कुल फिट है इस नंबर से, इसलिए मैं इस 30 को 240 के बराबर रख दूंगा। यानी कि 30 बराबर है 40 के, एक बराबर है 8 के। अगर एक 8 के बराबर है तो सीपी अब जो पूछ रहा है उसके बराबर कर दो। एक यूनिट की वैल्यू 8 है ना, वो क्या पूछ रहा है, मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य बताओ। तो मेरे मेज का शुरुआती विक्रय मूल्य कितना है, 125। अगर एक 8 के बराबर है तो 125 कितने के बराबर है, तो 125 गुणा 8 यानी कि 1000 के बराबर है। यही इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चे आंसर। इसे कहते हैं सवाल को सॉल्व करने की रेशो मेथड। ये कौन सा मेथड है, ये रेशो मेथड है। अगर मैं दोस्त यहां पर 125 की जगह 100 रख देता तो मेरा 800 आता। 800 क्या निकल कर आता, अगर कुछ बच्चों का 800 भी आंसर आ रहा है, 800 निकल कर आ रहा है क्रय मूल्य। 800 निकल कर आ रहा है क्रय मूल्य। पर वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, वो भी देखो दो विक्रय मूल्य है इसमें। एक तो ये शुरुआती विक्रय मूल्य है, एक ये नया विक्रय मूल्य है। शुरुआती विक्रय मूल्य है उसकी वैल्यू 1000 है। नया विक्रय मूल्य पूछता तो यहाँ 95 में 8 से गुणा करते तो नया विक्रय मूल्य निकल कर आता। अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो यहाँ 100 रखते, तब हमारा 800 क्रय मूल्य निकल कर आता, ये 100, ठीक है। ऐसे ऐसे बेटा इस क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। अब आप ही बताओ, इस सवाल को करने में क्या कहीं भी कोई भी गणित का सूत्र लगा? जिस जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा लाभ हानि, पहली बार अगर इस सवाल को करने बैठा है और सिर्फ कॉमन सेंस लगा रहा है, तो भी वो इस सवाल को कर लेगा। इसमें कहीं कोई गणित का सूत्र ही नहीं लगा, सिर्फ कॉमन सेंस लगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना भी पढ़ा दिया गया ना उसको एक बार स्वयं से जरूर करके देखा, प्रैक्टिस किया करो अगेन एंड अगेन। एक क्वेश्चन ये बेटा देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, उसका लाभ परसेंट 32% है, तो लाभ बताओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि लाभ कैसे निकलता है। लाभ निकलता है सीपी का प्रॉफिट परसेंट, ये सूत्र होता है, ये सीधी सी बात है। सीपी कितना है 360, अगर मैं 360 का 32% निकाल दूं नहीं लाभ हो जाएगा। 4 से 32 कटेगा 8 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, ठीक है। 25 से तो 360 कटेगा नहीं, दशमलव में जाएगा, ठीक है। पर काट के देखते हैं, 25 से 5 से काटो, 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 से 360 कटता है 72 बार। 5 की गुणा 72 अट्ठे करो बेटा, 8 दूनी 16 का 6, 1 8 सत्ते 56 और 57, 576 बट्टे 5। 5 का भाग 576 में लगाओगे तो ये जाएगा 115 दशमलव, 5 का भाग 5 लगाओ एक बार तो 26 हो जाएगा ना, 26 हो जाएगा, 55 25 115.2। इस सवाल का उत्तर है 115 पॉइंट, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 115.2 इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन है, अब एक मैंने जितने पढ़ा दिए अब आगे क्वेश्चन पे भागने से बढ़िया एक बार मैं, अगर जितने मैंने पढ़ा दिए इनमें कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बता दो। मैंने करा दिए इनमें से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक में आपको डाउट हो तो वो एक बार आप मुझे बता दो।
वाला भी बड़ा, ये वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए में 6 संतरे बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है और 1 रुपए में 6 संतरे बेचता है, तो लाभ परसेंट क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पेपर में कैसे करोगे? हाँ, टेक्नीशियन में भी काम आएगा भाई। अच्छा, 20/31 वाला रिपोर्ट रिपीट कर दूं? 31 वाला, एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है। इस सवाल में भाषा पढ़ो। एक खिलौना है, अगर मैं उसे जो भी अंकित मूल्य है, मान लो अंकित मूल्य एमपी है, उस एमपी का 20/31 निकाल दूं, तो उतने पे मैं उस चीज को बेच रहा हूँ। ठीक है, वो ये भी कह सकता था कि इस चीज को इतने में बेचा गया, पर उसने संख्या नहीं दी। उसने क्या कहा कि मैं इस चीज को जो भी मार्केट प्राइस है उसके 20/31 पे बेच रहा हूँ, यानी एमपी गुणा 20/31 क्या है? उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है। एमपी का 20/31 उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो एमपी गुणा 20/31 बराबर सेलिंग प्राइस। एमपी जैसा है वैसे ही रहा। एसपी आरएचएस से जब इधर से इधर आया तो बट्टे में चला गया, 20/31 जब इधर से इधर गया तो उल्टा हो गया, 31/20 हो गया। यानी 31 रुपए की कोई चीज किसी वस्तु पे लिखा था कि 31 की है, बेच रहे हो आप उसे 20 रुपए। ठीक है, तो कितने रुपए कम में बेच रहे हो? 11 रुपए कम में बेच रहे हो। बात नहीं, यार डिस्काउंट की तो बात ही नहीं है, तब इस पर हम नहीं। अब देखो सीपी निकाल लो। सीपी कैसे निकलेगा? एसपी गुणा 100/100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट उसने दिया 20। ठीक है, तो एसपी है 20 गुणा 100/100 में से 20 घटाए 80, 20 80 घटा 4 बार, 4 से 100 घटा 25 बार। यानी कि आपने 25 रुपए का कोई सामान बनाया था, 20 रुपए बेचा, इसलिए 20% की हानि हुई, और आपने लिख रखा था उस सामान को कि मैं 31 में। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो 31/25। ऐसे इस क्वेश्चन। देखो एक सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ले लेते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं कि नहीं? एक आदमी 100 पैसे में 8 संतरे खरीदता है। 100 पैसे में 8 संतरे, एक संतरा कितने में खरीदता होगा? 100/8 पैसे में खरीदता होगा। वह 100 पैसे में 6 संतरे बेचता है, यानी एक संतरा वह 100/6 पैसे में बेचता है। यानी एक संतरा खरीदता है 100/8 रुपए में, और एक संतरा बेचता है 100/6 रुपए में। या तो आप इसे ऐसे कर लो, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको, ऐसे कर लो कि 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है, या ऐसे समझो ना, 8 संतरे खरीदता है 1 रुपए में। 8 संतरे, तो एक संतरा खरीदेगा 1/8 रुपए में, तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/8। एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना है? 1/, दोनों परसेंट। अब देखो 1/8 है, 1/6 है। ठीक है, ठीक है। अब परसेंटेज, अब इन दोनों रेशो वैल्यू को खत्म, ये 8 और 6, अगर मैं 8 और 6 की गुणा ऊपर कर दूं 48 की, दोनों में गुणा कर दूं, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8। 6 और 8 आ जाएगा। 6 और 8 को और सिंप्लीफाइड करो, ये कुछ नहीं, 6 रुपए की चीज थी, 8 रुपए में बेची, कितना फायदा हो गया? 2 रुपए का फायदा हो गया। कितने? 6 रुपए। 2/6 गुणा 100%, 2 से 6 कटा 3 बार, 3 का भाग 100 में लगाएंगे तो 33.33%। यही इस सवाल का उत्तर है, 33.33%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे ही कर लो। 33 आएगा, ये मैंने क्लास में भी करवाया। ठीक है, 33.33%, 25% नहीं आया। देखो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है। अगर 8 संतरे 1 रुपए में खरीदता है तो 1 रुपए में 1/8 खरीदेगा। 8 संतरे अगर 1 रुपए में खरीदता है तो एक संतरा 1/8 रुपए में खरीदेगा। एक संतरे का कॉस्ट प्राइस, एक संतरे का सेलिंग प्राइस। अब ये 48 की गुणा क्यों करी सर, ये सवाल है आपका, है ना? ये बस रेशो को खत्म करने के लिए करिए। ये रेशो मतलब ये जो भिन्न में दी थी ना संख्या 1/8 और 1/6, इसको खत्म करने के लिए हमने क्या करा, 8 और 6 का लासापा लिया। 8 और 6 का लासापा 48 आ गया, या 8 और 6 का लासापा 24 भी आ सकता था, वैसे 24 ही होता है, 48 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ 24 से गुणा करनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, हमने 48 से गुणा कर दी। 24 से करो, 48 से करो, 72 से करो, 96 से करो, किसी से गुणा करो, आंसर सेम। तो हमने 48 से गुणा कर दी। ठीक है, 8 की गुणा 6 में करी, 48 आया, 48 की गुणा दोनों में। अब अगर यहाँ 8 और 6 का लासापा लिया, 24, 24 की गुणा दोनों में करते तब भी आंसर सेम। पर 48 की गुणा करी, 8 से 48 कटा 6 बार, 6 से 48 कटा 8 बार। 6 और 8, यानी 6 रुपए का क्रय मूल्य था, 8 रुपए का विक्रय मूल्य। 6 रुपए की चीज को 8 में बेचा, 2 रुपए का फायदा। 2 रुपए का फायदा कितने पे? 6 रुपए पे। 6 गुणा 100, 3। ये क्वेश्चन 48 कहाँ से आया है भाई? देख तू 48 में बात नहीं चल। 1/8, 1/6, 8 और 6 का लासापा कितना होता है? 24। 24 से गुणा कर दिया 48 से, मत। 8 से 24 कट गया 3 बार, 6 से 24 कट गया 4 बार। 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची है, तो कितने का फायदा? 1 का फायदा। 1 का फायदा कितने पे? 3 रुपए। 1 का फायदा कितने पे? 3 रुपए। 1/3 गुणा 100%।
इनका भाग 100 में लगाओगे 33.33। ही प्यारे बच्चे, ठीक है 33.33 आ 2/6 ही क्यों रखा? हाँ रखा दो बेटा, 2/, ऐसे समझना, एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है, 8 संतरे 1 रुपए में खरीदता है, तो एक संतरा 1/8 में ही तो खरीदेगा। 8 संतरा 1 रुपए का, तो एक संतरा 1/8 रुपए में, 1 रुपए में 6 संतरे बेचता है, 6 संतरे 1 रुपए में, एक संतरा 1/6 में, तो एक संतरे को खरीदा 1/8 रुपए में, एक संतरे को बेचा 1/6 रुपए में। 1/8 और 1/6, इन दोनों जो रेशो है, इन दोनों का रेशो वैल्यू क्या होगा? 3/4। ठीक है, ठीक है। ये इसकी एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, इस इन सवालों का एक ट्रिक भी होती है, ट्रिकी तरीका, ज्यादातर किताबें तो ट्रिक से बताती है। इस इन क्वेश्चंस को करने का एक ट्रिकी तरीका होता है। ट्रिक तरीका ये होता है, दोनों संख्याओं के अंतर को ऊपर रख देते हैं और बट्टे दूसरी वाली संख्या होती है उसे नीचे रख देते हैं, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो 6 कटा 3 बार, 3 का भाग 100 में लगाया, 33.3। ये इस तरह के क्वेश्चन को करने का ट्रिकी तरीका है कि दोनों संख्याओं के अंतर को ऊपर रख देते हैं और नीचे दूसरी वाली संख्या को रख देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, यही सवाल का। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को मूव करने का। ठीक है भाई, तो ये पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, पढ़ लेना इससे। और आज मैं फोल्डर बनवा देता हूँ, रिवीजन क्लास का एक फोल्डर, इसमें सारी क्लासें मिलेंगी तुम्हें। ठीक है बेटा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रिवीजन क्लास करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप मेरे बताए इस तरीके से काम नहीं। तरीका क्या है सुन लो, कल मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, मैंने सिलेबस में आपको पढ़ा दिया सिंपल इंटरेस्ट की सारी बोर्ड पीडीएफ को आज तुम सॉल्व करोगे, यानी कल शाम 4 बजे तक तुम सारी सिंपल इंटरेस्ट की 3-4 जितनी भी बोर्ड पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ मतलब ये वाली पीडीएफ जो मैं दे देता हूँ आपको, या नोट्स, इनको खुद से सॉल्व करोगे। जिस क्वेश्चन में फंसोगे वीडियो के इस पोर्शन पे जाके उसे देखोगे, यानी कि जितना मैंने पढ़ा दिया उस पूरे को आप पहले स्वतः ही उसका रिवीजन करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं कल शाम 4 बजे आपको रिवीजन क्लास पढ़ाने आऊं, तब मैं नए सवाल लेकर आऊंगा। तो मैंने पढ़ा दिया क्लास में, मैं वो नहीं लाऊंगा, बिल्कुल नए सवाल लाऊंगा। तो अब जो तुमने पढ़ लिया, मेरे मेरे द्वारा जो सिलेबस करवाया गया वहां से जो तुमने पढ़ लिया और सीख लिया, उस ज्ञान के आधार पर नए सवाल करना, क्योंकि पेपर में तुम्हें नए सवाल ही तो मिलेंगे। तो उस ज्ञान के आधार पर नए सवाल करना और देखना तुम कितनी तरक्की कर पा रहे हो, कितना आप उनको कर पा रहे हो। ऐसे धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तभी आपके अंदर एक प्रोग्रेस आएगी। अगर आप ये सोचोगे कि चलो आज की क्लास होगी, अब कल शाम 4 बजे का इंतजार है, कल शाम 4 बजेंगे तो फिर हम नया टॉपिक करेंगे, आपको फिर उस चीज का फायदा नहीं होगा। बढ़िया फायदा करना है तो आपको पहले प्रीवियस कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ाई होती है। ठीक है, चलिए बेटा, इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू। राहुल पालीवाल सर की क्लास चालू हो गई है।